अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें। सर्दियों का आगाज़ बाकायदा तौर पे कराची में शुरू हो चुका है। मेरे चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि सर्दियां जो है, इतनी मज़े की सर्दी आ चुकी है कराची में, आप यकीन करें कि अचानक से एक दिन, मतलब 3 दिन हुए होंगे तकरीबन, कि अचानक से थोड़ी ठंडी ठंडी हवा शुरू हुई दिन के टाइम। तो हमें पता चल गया कराची वालों को कि अपनी अपनी जैकेट्स और अपर निकाल लें, अब सर्दी का वक्त आ चुका है कराची वालों के लिए। क्योंकि हमारे पास कोई टाइम फिक्स नहीं होता ना। हमारा नवंबर के बाद किसी भी दिन आ जाती है सर्दी, और कभी तो ऐसा भी हुआ है कि 1-2 हफ्ते के लिए आई है। पर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग सर्दी को, क्योंकि सर्दी के खाने इतने मज़े मज़े के होते हैं। फिर सर्दी में आप जिस तरह की अच्छी ड्रेसिंग करना चाहें वो आप रिलैक्स होके कर सकते हैं। सर्दियों में जो शादियाँ होती हैं वो बड़े मज़े की होती हैं कि दुल्हन भी अच्छे कपड़े पहन के फ्रेश फ्रेश बैठी हुई होती है और जो मेहमान आते हैं वो भी। और फिर सर्दियों की जो मज़े की चीज़ लगती है, सूप बड़े मज़े मज़े के और यखनी बड़े मज़े मज़े की चीज़ें जो है आपको मिलती है। पर उसके साथ ये होता है कि ये तो सर्दी के मौसम की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, पर सर्दी के मौसम में कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सर्दी में आती हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, जिसकी वजह से आप सर्दी इंजॉय नहीं करेंगे, उल्टा आपको सर्दी का मौसम आते ही परेशानी का सामना कर सकते हैं आप, अगर इन चीज़ों का आप एक केयर नहीं करेंगे, इन चीज़ों से दूर नहीं रहेंगे या इस बीमारियों से दूर नहीं रहेंगे। तो उन चीज़ों से आपने किस तरह से दूर रहना है, सर्दियों को आपने किस तरह से हेल्दी होके इंजॉय करना है, वो बताने के लिए आपको पता है कि मेरा हफ्ते के दिन सुबह सुबह हमारा जो पहला सेगमेंट होता है डॉक्टर साहब के पास साथ होता है, और डॉक्टर साहब से हम इस पे बात करते हैं कि कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारियों में हमें किस तरह से बचा जाए, या इस तरह की अगर सिचुएशन है तो कौन सी बीमारी जो है उसकी आमद है या वो आ चुकी है, किस तरह से सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। तो आज जो है, आज हम, क्योंकि हॉट टॉपिक है जी, सर्दी है ठंडी पर टॉपिक हॉट है तो अब डॉक्टर साहब को मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। हमारे डॉक्टर साहब मौजूद है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी माशाल्लाह एवरग्रीन। डॉक्टर साहब, सर्दी एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा। और सर्दी का जो मौसम होता है जी। अगर ये माइल्ड माइल्ड टू मॉडरेट है तो दैट इज ज़बरदस्त मार्वलस सही है। और अगर सीवियर अगर टाइप की जो क्रॉनिक या सीवियर अगर सर्दी है तो वो थोड़ी लोगों के लिए बॉदरिंग करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसकी वजह ये होती है कि इस मौसम की जो क्लाइमेट है और जो दूसरे मौसम की क्लाइमेट से डिफरेंट होती है। अच्छा, ठीक है। ये इसके अंदर जो है ड्राई हवा होती है, ड्राइनेस होती है हवा में, मॉइस्चराइजेशन होती है, ह्यूमिडिटी यानी नमी इसमें पाई जाती है। ये बाज़ औक़ात ऐसे भी होती है, यही हमारे लिए फ़ायदे भी करती हैं, यही हमको नुकसान भी करती हैं। मैं मौसम को इस तरह से देखता हूँ कि ये जो इस वक्त का जो मौसम है ये माइल्ड टू मॉडरेट सीवियर, माइल्ड टू मॉडरेट सर्दी कहलाती है। इसमें माइल्ड टू मॉडरेट टेम्परेचर होता है इसके अंदर। माइल्ड टू मॉडरेट कहते किसे हम लोग, यानी सर्दी को हम डिवाइड करते हैं ना, तो इस तरह से हुई है, साइंटिस्ट ने इस तरह से किया है ये कि 68 से लेके 84 फ़ारेनहाइट जी। अगर इसका मौसम है, ये टेम्परेचर इतना है तो ये माइल्ड टू मॉडरेट सर्दी कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, इससे अगर ये 50 पे चला जाता है, 50 ये सीवियर सर्दी है। अच्छा। जी हाँ, यानी फ़ारेनहाइट में ले लें आप, तो माइनस अगर हो जाता है तो ये सर्दी मानी जाती है। और अगर जब ये अगर 2 और 3 से ऊपर होगा तो माइल्ड टू मॉडरेट है ये आपका, समझे ना। अभी का जो रिसेंटली जो रिसर्च आई है, ये जो कल जो मैंने पढ़ा था एक, तो ये जो हमारी 25 और 26 दिसंबर आ रहा है, इससे हमारे यहाँ सर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और एक सर्वे ये बता रहा है हमारा कि ये तकरीबन समझे कि -1 तक जा सकता है, 25 और 26 से लेके 28 और 29 को। और ये हमारी जो साइबेरिया से जो हमारी लहर आ रही सर्दी की, ये वो लगी सर्दी की लहर है ये। और जो लाजिम बात है ज़रा नुकसानदेह होगी। और कह तो ये रहे कि हमारा जो 52 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है कराची का, वो शायद टूटेगा। ओहो डॉक्टर साहब, मतलब ऐलान कर देते हैं सब अपने गर्म कपड़े सही तरह निकाल। तो अब आप ये वजह इसकी देखिए, कहने का मतलब ये होता है कि आपको पहले से एक चीज़ों का अंदाजा हो और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। आप जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त उसके हिसाब से डील करें। ज़्यादातर घरों से बाहर ना निकलें, घरों में रहें, ऑफिस हैं, बाहर हैं, ठंडी गर्म पानी रखें घर में, गर्म चीज़ों को जो है आप प्रिफर करें, आप चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें उनको देखें। तो ये एक इस तरह से आ रहा है। अब हमने ये देखना है कि सर्दियों के इसके हिसाब से बीमारियां कौन सी आ रही हैं हमारी, ना।
ये हम देखते हैं। तो हमारे पास 6-7 बीमारियां इसमें आती हैं। सबसे पहले आप देखें गले बड़े जल्दी खराब होते हैं। समझो कोल्ड हो गया आपको ना, कोल्ड होते ही हमारे गले खराब होने लग गए, तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये वो खराब होने लगता है। RSV वायरस कहलाता है ये, जो हमारे लंग्स को अटैक करता है। ये कोविड-19 से भी निकला था ये। तो ये हमारा बहुत जल्दी गले खराब करता है, सीना खराब कर देता है, उसके बाद गले खराब हो जाते हैं। फिर आपने देखा गले मुख्तलिफ किस्म के हैं, किसी में आवाज़ चेंज हो जाती है, उसे क्रॉप डिजीज कहते हैं हम लोग, उसे बार्किंग कफ वगैरह हो जाती है। फिर हम देखते हैं नमूनिया आ गया हमारे पास ना, नमूनिया भी कई किस्म का हो गया, स्ट्रेप्टोकोकल का आ गया, वो भी गले हमारे आ गए, उसके अंदर आ गया। अब ये सब चीज़ें जो आ रही हैं हमारे पास, ये माइल्ड टू मॉडरेट की सर्दी की बीमारियां कहलाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सेवियरिटी उस वक्त होती है जिनमें अगर ऐसे मरीज या ऐसे लोग जिनमें जेनेटिकली यानी पैदाइशी तौर पर कुछ नुक्स पाया जाता है, जिनके सिस्टम इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, या जिनको नमूनिया के अटैक होते रहते हैं, या जिनमें एलर्जिक डेवलप होती रहती है, वो ये सीवियर हो जाते हैं ऐसे मौसम के अंदर। वरना आम तौर पे जो आती है लहर आई और थोड़ा सा ये जो टोटल ओवरऑल जो इनका ड्यूरेशन है इन बीमारियों, 2 दिन से 14 दिन 15 दिन, यानी विद इन 2 वीक ये सब सेटल हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं सारी। डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपसे पूछूंगी, फिर हम इस बीमारी की तरफ आएंगे। सबसे पहले ये चीज मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग हो सकता है जो हमें देख रहे हैं ये प्रॉब्लम उनके साथ हो कि ये जो ठंड आते ही, सर्दी का मौसम आते ही जिन लोगों को दमे का या सांस का कोई मर्ज होता है उसमें ज्यादा मतलब वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनको ज्यादा सांस फूलने लग जाता है, बात करते हुए भी उनको मुश्किल हो जाती है, एक अटैक ऐसा उनको होता है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब इनके लिए बताएं कि सर्दी इनके लिए कितनी नुकसानदेह है, इनको कौन सी ऐसी चीजें सर्दी के मौसम में करनी चाहिए या अपना रूटीन ऐसा बनाना चाहिए कि आया वो इस तकलीफ से बच जाए। फिर उसके बाद हम जो सर्दी की जो 4-5-6 चीजें फिर हम इस पे प्रॉपर बात करें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में एक्चुअली सर्दी इतना डैमेज नहीं कर रही होती, ये आपका अपना इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, आपके जो जैसे एस्थमेटिक आपने बताया ना, एस्थमेटिक लोग जो होते हैं उनमें ऑलरेडी 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो एलर्जेंस होते हैं, यानी एलर्जी करने वाले अनासिर होते हैं। उसमें सर्दी के मौसम में चूंकि पोल्यूशन और ये प्लांट और दरख्त और फ्लावर्स की इनकी चीज़ें जो होती हैं ये ज़्यादातर जो है अमूमन एलर्जिक में आ जाती हैं कुछ लोगों की। तो इनको लोगों से यदि जो है समझ लीजिए कि इनको जो है उससे पोल्यूशन से एलर्जिक वगैरह होती है, तो जिनको ऑलरेडी पहले थे पे ये चीज़ें आती तो और बढ़ जाती हैं ये चीज़ें। ये गर्मियों में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सर्दी के मौसम में ये चूँकि ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो ये हम सर्दियों में हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो गया, ये चीज़ें जो पोल्यूशन के बढ़ गई हैं। अच्छा, इसमें चूँकि आपने देखा माइल्ड टू मॉडरेट में हल्की सी बारिश भी होती है, तकरीबन ½ इंच या बिलो इससे बारिश होती है, तो उसके भी मौसम चेंज हो जाते हैं ना, तो उसमें भी एलर्जी फैल जाते हैं। और इससे जैसे मौसम ठंडा होता है आबो हवा तब्दील होती है, तो ये जो दमा के लोग हैं, सीने के, नाक, गले के, इनमें बढ़ जाती हैं सब चीज़ें। तो हमें ये चाहिए कि इनको पहले से एलर्जन को कंट्रोल में रखें, ऐसे लोगों को घर से बाहर ना निकालें। इनके जो एंटी एलर्जिक है, अगर उनको आपको मालूम चल गया है कि ऐसे ही, तो एंटी एलर्जिक पहले से लेके रख लें अपने पास। कुछ मेडिकेशन है हमारे पास, जब मोन्टोलोकास्ट वगैरह दूसरी जो प्रिवेंट करती हैं प्रोफाइलेक्टिकली, यानी अगर वो दे देते हैं तो अगर कोई अटैक होने जा रहा है किसी को एस्थमा का या उसका, तो वो मोर देन 50% से भी कम हो जाता है। अच्छा। लेस देन 50% हो जाता है वो। तो इसी वजह से डॉक्टरों को आप देखें। फिर आपको पता है बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, इनहेलर आ गए हमारे पास ना, तो आप उसको दे दें। ऑक्सीजन हमारे जहाँ मौजूद है, तकरीबन आप ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो ले लें। एंटी एलर्जिक दवाइयाँ बहुत सारी हैं और भी हैं। बाज़ औक़ात हम इसके अंदर स्टेरॉइड दे देते हैं, उससे भी कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, यही जब बुखार के साथ आ जाता है तो वो नमूनिक कंडीशन में चला जाता है, तो उसमें फिर एंटीबायोटिक का रोल आ जाता है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें हम कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ये जो विंटर सीजन है इसमें हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली इनका रेशो ज़्यादा है। अच्छा। इसलिए कि ये मैंने कहा ना, बारिश हो गई, पॉल्यूशन ज़्यादा डेवलप हो गया, इसमें जो चीज़ें जो है मच्छर मक्खी ये चीज़ें आ गई हैं, पॉल्यूशन, तो इससे ये डैमेज ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये अस्थमा के मरीज जो होते हैं वो गर्मियों में भी पाए जाते हैं। अच्छा। सर्दियों में थोड़ा कंपेरेटिव रेशो ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये है कि ठंड के मौसम में जैसे देखें आप फल, किन्नू और इसकी पूरी एक फैमिली है पूरी, ये जब आ जाती है तो हम लोगों की कोशिश होती है कि रात को खाने के बाद किन्नू को जरूर खा लें हम, और उस टाइम हमारे हाथ इतने ठंडे हो रहे थे जब हम लोग खाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा
हमें मौसम के साथ अपने खाने पीने, फल और हर चीज या खाने पीने की टाइमिंग को बड़ा अच्छा करना पड़ता है। जैसे कि अगर रात के टाइम हम गर्मियों में भी लस्सी पी के सो जाएं तो वो हमारे सेहत के लिए मैं समझती हूँ कि बेहतर नहीं है, ठंडी चीज है, और आप पी के सो जाओ तो आपको और मसाइल हो सकते हैं। तो ये आप बेहतर तरीके से बताएंगे कि हमें ये है तो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, पर हमें शायद ये नहीं पता कि हमें टाइमिंग क्या रखनी है, कि किस टाइम पे कौन सा फल या कौन सी चीजें खानी चाहिए जो हमें नुकसान ना पहुंचाए। सही कह रही हैं आप। ये जिन चीजों का आपने जिक्र किया, ये यूजुअली विटामिन सी कहलाती हैं, स्कॉर्बिक एसिड और सिट्रस वगैरह जितने भी जूसेस वगैरह है ना, ये हमारी यूँ समझ लीजिए कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ये सब चीज़ें। तो इनका इस्तेमाल तो बहुत अच्छा और ज़रूरी है। बज़ाहिर इनकी अफादियत ऐसी लगती है कि ठंडी हो, मगर एक्चुअली ठंडी की बात नहीं होती। अच्छा। हम ये देखते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी में इजाफा करेगा, बेहतरी करेगा, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ये हमारे जितने भी ऑरेंज हैं, किनू हैं, ये हमारे लिए फ़ायदे करते हैं ये। और आपने देखा होगा जब हमारे कोविड-19 का दबाव बढ़ा था, तो उस वक्त बाकायदा ये अनाउंस हो गया था कि आप अपने को जूसेस पे रखें, फ्रूट रखें, ऐसी टैबलेट इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन सी पाई जा रही हो, विटामिन डी हो, विटामिन ए हो। तो ये सब चीज़ों के हवाले से हमारे यहाँ ये फ्रूट बहुत अच्छे माना जाता है। टाइम टेबल के हिसाब से ये होता है कि आपके खाने का टाइम ना हो, ये टाइम जो एक दो हमारा जो मॉर्निंग, लंच और डिनर, इनसे हट के ये चीज़ें ली जाती हैं। या तो आप बिफोर बेड को जूस लेके सो जाएं, या मॉर्निंग में लें। आप मॉर्निंग अगर मॉर्निंग उठें, आप नमाज पढ़ें, उसके बाद आप फ्रूट ले लें। आप तो ऊपर जो है सेब का जूस जो होता है, एप्पल जूस जो माना जाता है, वो मॉर्निंग सेशन बेहतरीन माना जाता है। इसी तरह अगर सेब का जो रात को सोता है वो ले लेंगी तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी, पेट बढ़ जाएगा, मतलब उसमें जो है थोड़ा सा इंडाइजेशन करेगा। तो मैंने बताया आप जैसे आपने टाइमिंग का बताया। इसी तरह फ्रूट के कुछ जूसेस आप शाम में ले लेते हैं, कुछ मॉर्निंग है, कुछ आप लेते हैं टी टाइम जो होता है आपका, दोपहर जो होता है उस टाइम पे आप चीज़ें ले लेती हैं। वो भी आपको एनर्जेटिक करता है ये चीज़ें। तो फ्रूट को, लेकिन कोई भी चीज़ है अपने प्रॉपर वे में ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सेब है तो आप 2-3 सेब लेने, एक एप्पल काफ़ी है। इसी तरह 2 बनाना काफ़ी है। बनाना का भी यही है कि सुबह में लेना अच्छा होता है, एनर्जेटिक होता है, डाइजेशन को बेहतर करता है ये। इसी तरह के ऑरेंज है, सिट्रस है, ये आप जो है मॉर्निंग सेशन में लेते हैं, नाश्ते के बाद ले सकते हैं आप। ये नाश्ते में बगैर चाय लेते हैं आप, टी लेते हैं उसके बगैर, उसके जो है अलावा अगर आप इसको जूसेस में ले लें तो और ज़्यादा डाइजेशन सिस्टम बेहतर हो जाता है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं बेसिकली। अब डॉक्टर साहब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, सर्दियों की बीमारियों पे हम आज बात कर रहे हैं कि सर्दियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और ये क्यों होती हैं। आज डॉक्टर साहब से ये भी पूछूंगी, डॉक्टर साहब ये होती क्यों है, जरा ये बताइए। ये सर्दी आते ही ये जो मलेरिया, जो इस तरह के मच्छरों वाली जो बीमारियां आ जाती हैं और उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान, नमूनिया बड़ा हो जाता है, ये इसके बारे में आज हम आपसे बात करें। बिल्कुल सही है। मैंने जैसे बताया कि ये माइल्ड टू मोड टेम्परेचर की, ये बीमारियां भी टेम्परेचर में ही ज़्यादातर ग्रो करती हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो भी नुकसानदेह, कम है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। इसके अंदर ज़्यादातर जो मौसम मैंने बताया कि 6-7 बीमारी जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर जो गले खराब होते हैं हमारे ज़्यादातर, वही फ्लू है, कोल्ड है, वो नाक के जरिए गए, जरासीम गए, गले में गए, वहाँ मल्टीप्लाई हो गए। कुछ बीमारियाँ वहीं ख़त्म हो जाती हैं, कुछ हमारे आवाज़ के आले को डिस्टर्ब करते हैं, क्रॉप वगैरह डिजीज, लेनिजाइटिस वगैरह। कुछ ऐसी होती हैं जो लंग्स में चली जाती हैं, तो रेस्पिरेटरी जो है डिस्ट्रेस कर देती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, नमूनिया कर देती हैं। इसमें स्टेप्टो है, स्टेफिलोकोकल है, न्यूमोकोकल है, और कोविड-19 का जो था ये भी नमूनिया इसी में आ जाता है इसके अंदर। तो हम ये देखते हैं कि ये मौसमी हिसाब से तो अपनी जगह है, लेकिन आपकी बेसिक चीज़ जो है वो आपकी वो पावर है, पावर ऑफ इम्यूनिटी है। अगर आप अपनी ग़िज़ा और डाइट अच्छी रखेंगे आप तो, और सफाई का ख्याल रखेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये बेहतर तौर पे इनको डील कर सकते हैं इन बीमारियों को। बाहर निकलने के लिए हमें देखिए, क्योंकि ज़्यादातर ये बीमारियाँ जैसे फ्लू और कोल्ड हैं, ये ड्रॉपलेट एयरबोर्न डिजीज होते हैं, कोरोना भी जैसे एयरबोर्न डिजीज है। तो हमें चाहिए कि मास्क लेके बाहर है, फेस मास्क लेके बाहर निकलें, और वो भी सर्जिकल मास्क लेके, ये कपड़े की जो बने हुए, फैशन नहीं करना है, आपने वो सर्जिकल मास्क लेके निकलें आप, समझे, लोगों के दरमियान डिस्टेंस रखें आप, जो भी होता है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें आप, इसके अंदर आप जो है कावा और हॉट टी आप ले सकते हैं आप इसके अंदर। वही मैंने कहा ना, प्रॉपर वे में, नॉट मोर देन 400 से ऊपर ml आप नहीं ले सकते। जब मैंने एग वगैरह का इस्तेमाल है, अच्छा थोड़ा बहुत आप मिल्क ले सकते हैं, लेकिन मिल्क के लिए ज़रा सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसमें क्योंकि कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम जो है वो ब्लड को क्लॉट करता है। अच्छा, तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि दूध का इस्तेमाल सर्दियों में थोड़ा कम करें। इसलिए कि एक तो सर्दी की वजह से आपका ब्लड जो है विस्कोसिटी कम हो रही होती है, और फिर ये मजीद क्लॉट कर देता है।
है ना, तो फिर ये आपको पता है कि अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीवीए के अटैक चांसेस होते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हम कहते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह डेंगू है, डेंगू में ब्लीडिंग जो हो जाती है, प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो गिर जाते हैं, तो हमें इसमें भी जरा दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना मतलब चाहिए। अगर जिसको डेंगू है तो वो दूध ना पिए उस टाइम, नहीं पिए। अच्छा, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए कि वो जो उसके अगेंस्ट काम करता है। अच्छा। इसी तरह बहुत सी और चीजें आ जाती हैं, एग वैग आप ले सकते हैं आप इसके अंदर, डेंगू के उसमें जो है वो ले सकते हैं। और ये जो मैंने जूसी फ्रूट्स वगैरह बताए थे, ये सब चीजें लेंगे, इसलिए कि ये ऐसी चीजें जो आपके प्लेटलेट काउंट को बेहतर करती हैं, जबकि डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। डेंगू में प्लेटलेट काउंट कैसे कम हो जाता है, ये एक बड़ा सिंपल था। ये जो वायरस है, डेंगू वायरस, ये ब्लड में जाके प्लेटलेट हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाता है। ये जब ये इनके साथ अटैच हो जाएगा तो अब ये जो मतलब मॉडिफाई हो गए, अब ये अपना प्लेटलेट अपना काम नहीं कर सकते, अब ये मॉडिफाई हो गए, अब ये कम हो गए। जितने सेल से ये मिलेगा जाके उतने सेल बॉडी के कम होंगे। जब सेल कम होंगे तो डेफिनेटली इनकी जो खास एक कैपेबिलिटी है ब्लड को क्लॉट करने की, वो खत्म हो जाती है, तो ब्लीड कर जाता था, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये जो हेमरेजिक या शॉक सिंड्रोम जो डेंगू में पाई जाती हैं उनमें ये होता है। डेंगू में हर मरीज डेंगू का ऐसा नहीं होता, मैंने बताया था जहाँ प्लेटलेट काउंट 20,000 या 10,000 पे रह जाते हैं उनमें ये सब चीजें होती हैं और उसमें डेथ भी हो जाती है। अच्छा, डेंगू में ज़्यादा डेथ नहीं होती है, इसकी वजह ये है कि सीवियर फॉर्म ज़रा कम होती है हमारे यहाँ। अच्छा। बहुत कम, पीछे तो 1-2 डेथ हुई हैं, ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होती है इसके अंदर। अच्छा। लेकिन ये बहुत, लेकिन डेंगू चूंकि एक डेंजरस बीमारी है, आपके जिस्म को दर्द करेगा, कहते हैं ब्रेक बोन डिजीज कहलाती है, ये आपकी हड्डियों को तोड़ के रख देता है, इतना डेंगू इतना खतरनाक होता है ये। अच्छा, ये डेंगू जो है एक खास चीज ये है कि अगर ये खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी में हो गया, अच्छा। किसी को अगर फर्स्ट टाइमिस्टर में हो रहा है तो मिस कैरेज के चांस बढ़ जाता है। ओहो। लेट ट्रांसमिस्टर जो थर्ड ट्राइमिस्टर है, अगर ये उसमें हो रहा है तो उसमें 3 चीजें ये डेवलप करता है बच्चे के अंदर। एक तो प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है, वक्त से पहले हो जाएगी। दूसरी ये कि इसका जो समझे कि इसकी डेथ हो, बच्चे की मोर्टेलिटी बढ़े, बच्चे की डेथ हो सकती है उसके अंदर सब में ना। तो ये 2-3 चीजें जो है प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं, हमें चाहिए कि इनका हमें ख्याल रखें। प्रेगनेंसी में या यूजुअली ओल्ड एज में डेंगू वगैरह इंतहाई डेंजरस साबित होते हैं। तो अब क्योंकि अगर ओल्ड एज, जैसे मैंने बताया कि अगर डेंगू हो जाता है तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, जब बढ़ेंगे तो डेथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमें थोड़ा का ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं। जी नाजरीन, देखते रहे हमारा शो वीकेंड शाइन विद दानिशा। आज मौसम की बीमारियां और उनसे किस तरह से आप बच सकते हैं, इस पे हमारी बात हो रही है, और लास्ट में कोविड-19 लाजमी ओमिक्रॉन पे बात होगी। तो अभी लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद दानिशा। गरम गरम आग से हाथ सेक रहे हैं, कराची में वो दिन आने वाले हैं और हम खूब इंजॉय करने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा टॉपिक से हट के, ये जो सी व्यू की साइड पे ये ढाबे वगैरह बने हुए, कभी गुजर हुआ वहाँ पे सर्दियों में वो बड़ी आग जला के आपकी कुर्सियों के पास रख देते हैं, फिर लोग वहाँ फैमिलीज आई हुई होती हैं, चाय भी साथ पी रही हैं, हाथ भी सेक रहे हैं, कितना मजे का ये मौसम लगता है, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कराची वालों को। ये इसमें मिजाज बहुत खूबसूरत हो जाता है और इंसानी मिजाज का हिस्सा है ये, और मौसम एंजॉय करना इंसानी फितरत है। और ज्यादातर जब पानी, हवा और कुछ हॉट चीज हो, जैसे आग जल रही हो हल्के फुल्के, इनकी जो कॉम्बिनेशन होता है तो अपने मिजाज पे बहुत अच्छा असर डालता है ये। हम इन्हीं चीजों की तलाश के लिए बाहर निकलते हैं घर से और मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। जब ये देखते हैं हम अपने साहिलों पे जाते हैं और ये मौसम में वहीं मिल जाते हैं तो बहुत ज्यादा इंजॉय किया जाता है और ये एक अच्छी चीज है, हमें इंजॉय करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा उसकी भी टाइम टेबल होती है। अब ये नहीं कि पूरी रात बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, घर भी जाना है, ये वाला बिल्कुल मसला ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये हम जो मौसम की बीमारियां पे बात कर रहे हैं, अब मुझे ये बताएं कितने टेम्परेचर पे ये मच्छर, ये बीमारियां ज्यादा मतलब जन्म लेती हैं, और किस पे ये मच्छर भी जो है अपने हमारे घर छोड़ के कहीं कोने में चले जाते हैं या बिल्कुल ही चले जाते हैं? बहुत ही अच्छी बात कर रही हैं आप और अजीब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये।
मीडिया पे मैं समझता हूँ इस किस्म के क्वेश्चन अमूमन नहीं पूछे होते। मैं ये मालूमात देता हूँ। देखिए ये जो मच्छर हैं और मक्खियाँ हैं, ये इनका जो ब्रीडिंग पीरियड है, यानी बच्चे ये जब अंडे वगैरह देते हैं अपने, तो ये 24 से 28 सेंटीग्रेड होता है। 28 से 24 से 28 सेंटीग्रेड जो होता है उस पर ये बच्चे, यानी मॉडरेट गर्मी होती है तो उस पर ये अपने बच्चे वगैरह देते हैं और हर जगह ही फैल जाते हैं। डेंगू का भी यही हिसाब है सब है। लेकिन जैसे ही इनका मौसम ये चेंज होता है, यानी बिलो 16 और 15 पे जाते हैं, जब ये 16 डिग्री पे, तो डेंगू की डेथ होने लगती है, किल हो जाता है ये। मच्छर और मक्खी इनकी भी डेथ होने लगती है। तो ये जो है टेम्परेचर को, यानी सर्दी को, तेज सर्दी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा। या तो इसके लिए जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि अपने घर के एसी खोलें, अगर हम 16 पे रख दें जी, तो हमारे उस कमरे में कोई मच्छर मक्खी नहीं आएगा। अच्छा। यहाँ वो आएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। और अगर हमने इनको 24 से ऊपर रखा है तो आप समझ लीजिए कि हमने मच्छरों को पाल लिया। वो ब्रीडिंग करके वो आएगा, वो आपके इसी के आसपास आके ब्रीडिंग करेगा वो, समझे ना। तो ये एक बहुत ही सिस्टम है ये, कि अगर आप गर्मियों के मौसम में भी आप इनको मच्छरों को मक्खियों को भगा सकते हैं। अब ये अच्छा, इनका जो मिजाज होता है ये मच्छर और मक्खियों का, जो मेरे मिजाज बताऊं मैं इनका, कि ये किसी हद तक जो है ये मीठी स्वीट चीजों को और ब्लैक कलर को पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ये जहाँ ये चीजें होंगी ये उड़ के पहुंचेंगे। अच्छा, वैसे मेजोरिटी है मक्खी मच्छरों की, ये डेड जो बॉडीज होती हैं, डेड डेब्रिज जो होती है, सड़ी सड़ी चीजें, उनको जाते हैं ये, उनके पास जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप घर में इस किस्म की कोई चीज खुली ना रखें, तो ताकि वो इस तरह में जाए, कलर को हम जो बेहतर करें, तो ये चीजें आपकी वहां भी नहीं जाएंगी। अच्छा, एक खास बात ये कि ये जो ब्लड, यानी जो मच्छर और मच्छर जो है ज्यादातर ये एनोफिलीज हैं या डेंगू का जो ईडी है, ये जो इंसानों को जो अटैक करता है ये फीमेल करती है। अच्छा। एनोफिलीज करती है ये। इसको जब अपने परवरिश यानी अपने बच्चों की ब्रीडिंग चाहिए होती है, अच्छा, तो इंसान का खून चाहिए होता है, तो इसलिए वो आके ब्लड सक करती है आके आपको। अच्छा, मेल नहीं करता, मेल आता ही नहीं है घर में। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब कुर्बानी माँ दे रही है। बाहर होता है। डॉक्टर साहब, इसको अगर दूसरी तरह सोचा जाए, कुर्बानी माँ दे रही है। हाँ, माँ दे रही है, बिल्कुल। ये कुदरत का सिस्टम है, इसीलिए इनकी बड़ी अहमियत दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माँ समझ के इनोफिलीज मच्छर को पाल लें, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं करें। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि मेल मच्छर जो है वो अमूमन बाहर होते हैं, और वो चीजें जो खाते हैं वो डेड बॉडी है, समझे ना, यानी बड़ी बड़ी अहम चीजों पे बैठते हैं जाके, यानी टर्टिल है उस पर बैठ जाएगा जाके, उसको खाएगा। बैट वैट मरी मरी उनको खाएंगे, ये गोश्त खाएंगे, गोश्त पे बैठ जाएंगे जाके ये, तो उनकी ग़िज़ा उधर है। लेकिन फीमेल एनोफिलीज की ये ब्लड सक करती हैं, इसीलिए घर में होते हैं ये चीज़ें, मच्छर पाए जाते हैं। आप जिस तरह स्प्रे करेंगे तो आपने इनका मिजाज देख लिया ना कि ये इनका मिजाज है। एक फीमेल घर में जो घूम रही है मच्छर हो रहते हैं, ये ज़्यादातर फीमेल होती हैं ज़्यादातर, तो एहतराम भी करें। बड़े मजे की चीज है। आप जो अल्लाह करे आज हमारे घर वाले शो ना देख रहे हो, वरना बोलेंगे यहाँ भी देखो औरत ही खून चूस रही है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात है ये। हम भी यही कहते हैं कि जब घर में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि चुड़ैलें मौजूद हैं। वही ना, औरतें खून पी और इधर मच्छर की वाइफ जो है वो। क्या तो मेरा लिए कि ये तो बड़ा अच्छी जोक है ये, लेकिन आप ये देखेंगे यही माँ है और इसी से हम और आप दुनिया में आए हैं, समझे ना। अगर ये चीज़ें ये अगर इस तरह से नहीं हो तो कोई भी जो है दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो ये बड़ा अच्छा इसका एहतमाम किया गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह ये आपके मच्छर मक्खी हैं, ये मच्छर हैं, अच्छा इनका जो थोड़ा सा ये भी है मच्छर और मक्खी का, कि इनकी जो मौसम मैंने बताया कि अगर जब ये बिलो 16 हो जाते हैं तो इनकी जो है परवरिश नहीं होती, इनकी डेथ होने लगती है। इसी तरह जो बाज़ मौसम, अच्छा बात जो गर्मी के मौसम, गर्मियों में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से परवरिश लेते हैं ये। हाँ, इसी तरह लेकिन हाई ग्रेड फीवर ले ले, 50 सेंटीग्रेड ले ले, 50 55 ले ले, उस पर भी इनकी सबकी डेथ हो जाती है, यानी सर्वाइव नहीं कर सकते ये। यानी डेंगू है, मच्छर अब 50 सेंटीग्रेड पे ये सर्वाइव नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो इस तरह से ये हमें मौसमी असरात बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। हम ये कहते हैं कुदरत के सिस्टम में हम कहते हैं भाई इतनी सर्दी क्यों हो रही है और इतनी गर्मी क्यों हो रही है, तो बहुत सी जानें अब सर्दी में जो टेम्परेचर था उसमें ख़त्म होती हैं, जानवरों की, परिंदों की, इंसानों की, बाज़ जो होती है लोअर टेम्परेचर पे जानें ख़त्म होती हैं। इसकी वजह ये है कि हमारा जो सिस्टम है ब्लड का सिस्टम में, वो जानवर का हो, वो परिंदों का हो या इंसान का हो, वो एक ख़ास टेम्परेचर मांगता है।
उस टेम्परेचर पे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वो सिस्टम जो है सर्वाइवल सिस्टम अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसके असरात आते हैं। जैसे मैंने कहा हमारे इंसानों का होता है, बीमारियां आ जाती हैं, इंसानों जानवरों में भी आती हैं बीमारियां, लेकिन इंसान की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। सर्दी की बीमारियां जैसे मैंने बच्चों को बताया ये कि अभी ये मलेरिया है या टाइफाइड डेंगू है, तो बड़ों में बीमारियां इससे थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे इसमें नमूनिया के केस बड़ों में हुए, लेकिन इसमें ये क्या होता है, ब्लड जो है हमारा, ब्लड की जो विस्कोसिटी है, रनिंग जो है वो कम हो जाती है। तो जब वो कम होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, क्लॉटिंग सिस्टम बढ़ जाता है। जब बड़ों का क्लॉटिंग सिस्टम बढ़ेगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा और उससे क्या होता है, अटैक होते हैं। अच्छा। कार्डियक अटैक हो गया, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है, सीवीए हो जाता है, हार्ट अटैक हम कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं हम लोग उसे, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि वो जो आप कह रही थी कि अभी हम खाले समंदर पे थोड़ा सा अलाव आग का गर्म, तो ये घर में भी होना चाहिए। अच्छा। जी हाँ, घर में भी आप थोड़ा सा अलाव सर्दियों के मौसम में रखें और वहाँ हीट अपने को हीटअप दें, और जो ओल्ड पीपल्स हैं घर के वो बैठें और अपने को थोड़ा सा गर्म रखें, वार्म करें अपने को, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी इस बजाय इसके कि आप अपना बहुत सी ग़िज़ाएँ आप खाएं जिससे बॉडी आपकी जो हीटअप हो जाए, आप वो अगर डायरेक्ट अगर आप किसी फायर के नज़दीक बैठ जाते हैं, अलाव के नज़दीक, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानी सोच के मुताबिक होती है, इंसान अपना तरतीब देता है। मैं मच्छरों का एक बात बता दूं कि इनकी आंखें जो होती हैं बिल्कुल डिम होती है, आंखें इनके होती हैं मगर सही तरह नहीं देख पाते ये, इनके इनके कान और सेंस बड़ा तेज होता है। अच्छा। जी हाँ, आप देखें ना कि ये जगह देखे और आपको जरा सा आपने हल्का सा ये किया, वो आवाज़ इनकी, ये इनकी साउंड सिस्टम बहुत तेज होता है। अच्छा। जी हाँ, आपके साउंड से पता कर लेंगे यहाँ है या कौन है बैठा है नहीं। तो ये मच्छर मकड़ों ये बात है, सेंस इनका बड़ा अच्छा होता है। इस पर भी रिसर्च हुई है बहुत सी कि जी हाँ, इन पर भी बहुत से मच्छरों के, मक्खियों के और डेंगू के जो माइंड कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं। ये बड़े चालाक होते हैं ये सब लोग जो होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ जो इस तरह से होती है कि समझ लो ये कि पैरासाइट बन जाते हैं और इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं वो डेफिनेटली हम उनको डैमेज करते हैं, हटाते हैं, ख़त्म करा देते हैं, स्प्रे करा लेते हैं मॉस्किटो का और दूसरी चीज़ों का स्प्रे कर लेते हैं, जिससे ये होता है कि ये चीज़ें हमारे नहीं होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कोविड-19 जैसे आ गया था, इसके लिए बड़े बड़े स्प्रे हो रहे थे, इसलिए वजह ये थी कि वो ज़्यादा डेंजरस हो रहा था। कोविड-19 डायरेक्ट आपके लंग्स को जाके कोलेप्स करता था, आपके रेस्पिरेटरी फेलियर कर रहा था, तो जिससे सडन डेथ हो रही थी। तो उस पर हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत थी। हमें इन चीज़ों का हम नहीं देखते, मच्छर मक्खी थोड़ा बहुत मलेरिया हो गया हाँ डेंजर चीज़ है, मलेरिया इससे भी डेंजरस है। जैसे मैंने भी पहले भी कहा था कि मलेरिया की चूँकि वैक्सीन नहीं है और डेंगू की अब वैक्सीन आ रही है, जिनकी वैक्सीन आ जाती है वो मर जितने भी सेफ हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए कि हर वक्त आप एंटीबायोटिक नहीं लेते, आपको ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप उन बीमारियों से सेफ हो जाएं, लिहाजा ये आपको जो है इसकी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। हम और आप दुआ करेंगे कि मलेरिया की भी वैक्सीन जल्दी आए और जल्दी हमको जो है डेंगू की भी वैक्सीन हमें अवेलेबल हो जाए, जैसे माशाल्लाह कोविड-19 की हो गई है। जी हाँ, अब हम कोविड-19 से आगे हाँ, जो अब है ओमिक्रॉन की जी हाँ, हम बात ओमिक्रॉन पे आएंगे। बात करेंगे, क्या अपडेट है उस पर भी आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताएं उसके क्या मतलब, कोई आगे कराची की क्या सूरत हाल है इस जो वायरस अब नया आया ओमिक्रॉन। जी हाँ, ये एक नया वायरस ओमिक्रॉन जैसे आया, जिसे मैंने बताया था कि अभी पिछले नवंबर को ही कुछ आया हमारे पास, और ये साउथ अफ्रीका से आया था। ज़्यादातर जो वायरस आते हैं वो इसी एरिया से आते हैं ना। तो वो जब ये आया तो पहले वहाँ साउथ अफ्रीका में था और फिर अमेरिका में चला गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में चला गया। तो उससे डेथ तो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन केसेस उसमें हो रहे थे। फिर इंडिया में आ गया 2 दिसंबर को, फिर 10 दिसंबर को, समय 2 आ गया, फिर 3 हो गए, फिर 20 हो गए। इसी तरह कराची में आया, कराची में खातून को आया और बाद में डिक्लेयर हो गया कि इनको ओमिक्रॉन है। अब शायद आया कि एक और भी को भी जो है ओमिक्रॉन हो गया है। तो मैंने पहले भी कहा था कि ओमिक्रॉन जो अभी तक के जो इन पे जो रिसर्च हुई है वो ये हुआ है कि ये कुछ डेंजरस नहीं है, ये भी माइल्ड टू मॉडरेट जो है तकलीफ देता है, मॉडरेट सिम्टम देगा, साइन देगा, तकलीफ इतनी नहीं देता है। लेकिन देखिए कोई भी हो, है तो कोविड-19, ये किसी वक्त भी खतरनाक हो सकता है। जैसे मैंने कहा इससे अभी 2 डेथ हो चुकी हैं, तो डेथ तो बहरहाल होती हैं, तो लिहाजा हमें इससे तो सेफ रहना ही चाहिए। ओमिक्रॉन का मुतालिक या कोविड-19 का जो बड़ी जो इसकी स्पाइक आई है वो ये थी कि अभी हमने देखा जो हमारे पास क्रिकेट की टीम वेस्ट इंडीज़ के हमारे पास आई हुई है, आई हुई थी बल्कि, इनके तकरीबन शुरू में 5 खिलाड़ियों को कोविड-19 हुआ। बाद में और जब टेस्ट किए गए तो
छः 5 4 को और हो गया, तो 9 लोगों को उनके कोविड-19 हो गया। ये डेंजर साबित हुआ। हमारे जो 18 तारीख जो इनके मैच हो रहे थे वो मनसूख हो गए, इनका दौरा मनसूख कर दिया गया, बल्कि पोस्टपोन कर दिया गया फिर कभी के लिए। तो ये आप ये समझें कि कोविड-19 को इतना ईजी ना लें, अभी भी इसका स्पाइक बढ़ रहे हैं। अब ये देखना है कि इनके जो कोविड-19 इनको हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको ओमिक्रॉन हुआ हो, है ना, क्योंकि ये पहले आए थे, वही एरिया है साउथ नॉर्थ साउथ अफ्रीकन का, जहाँ से ये पैसेज का इनका हुआ था। तो हो सकता है कि इनको, लेकिन अब ये था कि जब ये आए थे एयरपोर्ट पे, इनके टेस्ट किए गए थे, तो उस पर ये नेगेटिव थे। अच्छा, उस टाइम नेगेटिव है, लेकिन ये बाद में इनको ये हुआ, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये पाकिस्तान में आने के बाद इनको हुआ हो। और या दूसरी सूरत ऐसे हो सकती है कि एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड हम उस पीरियड को कहते हैं कि जहाँ से वो वायरस तो अंदर मौजूद है, मगर वो अभी डोरमेंट कंडीशन में। इसका डोरमेंट 2 से 14 दिन 7 दिन, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो हो सकता है कि वो वायरस तो वहां से आ गया हो, लेकिन अपियर वो बाद में हुआ, यानी 2 to 14 डेज में, 2 to 10 डेज में इसमें अपेयर हुआ हो, तो इसका चांस ज्यादा है। इसलिए कि जब ये लोग मैच खेल रहे हैं और वहां जो रुक रहे हैं, वहां किसी को भी नहीं था कोविड-19, सब इन्हीं को हुआ, तो ये लेके आए साथ। तो उस वक्त ये इनके पीछे पीरियड इनका चल रहा था, तो ये इसलिए बाद में डेवलप हुआ। तो हमें चाहिए कि हमें जो भी बाहर के लोग जैसे भी आ रहे हैं, अगर जिनके नेगेटिव हो गए हैं, उनसे भी महफूज रहे आप। इसलिए कि जरूरी नहीं है कि नेगेटिव है तो बिल्कुल नेगेटिव है, हो सकता है कि वो इनक्यूबेशन पीरियड उनका चल रहा हो और वायरस बाहर से लेके आए हो, और यहाँ पे 3-4 दिन के बाद वो सीधा वापिस आ जाए उसमें। तो हमें ये देखना है कि हमें हर बार होशियार आने के बाद, इसीलिए क्वारंटाइन किया गया था कि जो वहां से आए 14 दिन क्वारंटाइन करो उसे, ताकि अगर वहां से इंक्यूबेशन पीरियड है तो इस पीरियड में वो अपियर हो जाएगा। तो ये सब चीजें लॉजिकली की गई थी, ऐसा नहीं था कि आया बंद कर दिया 14-15 दिन के लिए, 14, ऐसा नहीं था। ये सब साइंटिफिक तरीके से की गई थी। ओमिक्रॉन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके ज्यादा असरात नहीं होते, इसका ज्यादातर असर हमारे न्यूरोलॉजी के सेंसरी सिस्टम पे होते हैं। यानी टंग है हमारी, जैसे ना टंग के ऊपर हो गया वो टेस्टलेस हो गई, है ना, नमनिस हो गई, यानी सुनपन आ गया हमारा, ये हल्का बुखार हो गया, थोड़ा सा नौजिया हो गया, सर में दर्द होगा ज्यादा। अच्छा, इसमें एक खास चीज आ रही है, आई साइट हमारी सोल कर जाएंगे, रेड हो जाएंगी हमारी। तो इस तरह के ये सिस्टम से हम ओमिक्रॉन को डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर अभी फिर इसके बाद टेस्ट भी हो जाते हैं, फिर वो तो वो टेस्ट ये पता कर लेते हैं। तो ओमिक्रॉन भी जो है, ये नहीं है कि उससे डेथ नहीं होती, आल्सो डेंजरस, बट ये है कि इसकी आपने अगर कोई मुनासिब आपने इसकी इम्यूनिटी को डेवलप करने की चीजें ले ली हैं, सपोर्टिव थेरेपी ले ली है आपने इसकी, तो मैं समझता हूँ कि इसका ओवरकम कर सकते हैं आप। अच्छा। जी हाँ, बड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। जी हाँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो वैक्सीन हमें लग रही थी जो कोविड-19 में, अब ओमिक्रॉन में भी वही वैक्सीन लगेगी या उसकी कोई दूसरी डोज, अगर इससे ये इतना खतरनाक नहीं है और उस तरह से अमवात नहीं हो रही या वो वाले सिम्टम्स नहीं है, तो फिर यही वैक्सीन लगेगी या कुछ और? बहुत अच्छी बात करी आपने। देखिए, मैंने पहले कहा था कि ये बेसिक जो है स्टफ वही है मदर इनका, लेकिन ये थोड़ी सी इसकी वेरिएंट थोड़ा डिफरेंट हुआ था। अभी इससे पहले पिछले हफ्ते तो रिसर्च हुई थी ना, तो उसमें 44% ये इफेक्टिव थी। अच्छा। यही जो फाइजर की जो मॉडर्ना है, ये 44% इफेक्टिव थी। अब माशाल्लाह और रिसर्च हुई तो अब पता लगा कि वो 67 इफेक्टिव हो गई और 77 इफेक्टिव हो गई। तो वही वैक्सीन जो है इफेक्टिव हो रही है। लेकिन ये और बाज़ लोगों में वैक्सीन के लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है। अब जैसे जिसको 44 या 67 है, इसको मज़ीद ज़रूरत है। तो हमने यानी इस वक्त जो हमने देखा कि वो ये है कि इस वक्त थर्ड डोज जो है, बूस्टर डोज, वो लगानी ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, थर्ड डोज बूस्टर डोज है, वो ओमिक्रॉन को कवर कर रही है बिल्कुल। अच्छा। और ख़ास तौर पर ये जो फाइजर की डोज है, ये असरअंदाज हो रही है। तो हमें ये चाहिए कि ये जो जिन्होंने थर्ड डोज या बूस्टर डोज नहीं लगाई है, वो लाजमी लगवा लें और कोशिश करें कि फाइजर की लगाएं ये। तो इससे ये बहुत ज्यादा सेफ्टी हो रही है और यही एक हमारे पास सेफ्टी का रास्ता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो कुछ लोगों ने तो फर्स्ट डोज ही लगाई है, सेकंड डोज भी नहीं लगाई, तो थर्ड डोज किस तरह से लगाएंगे? ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट लगाई और सेकंड का उनको टाइम नहीं मिला, या फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है चलो कुछ हो तो रहा नहीं है, चलो खैर है कोई मसला नहीं, और जिन लोगों ने लगाई उनको भी तो हो रहा है, हम क्यों लगवाएं? तो ऐसे भी सोचा कुछ लोगों ने, तो ऐसे बस वो लगाई तो नहीं। देखिए, ये अपने आप से जो है इंसाफ नहीं है। ये आप अपने हिसाब दूसरे से आप धोखा दे ही देते हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ये आप समझ लें इंसाइड डेंजरस कर रहे हैं। तो इनका उनको केयर करना चाहिए। बात ये है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डोज का
ये डिफरेंट नहीं है, ये एक ही है, वैक्सीन एक ही है। वो फर्स्ट लगे, सेकंड लगे, थर्ड लगे, वो वैक्सीन एक ही है, एक ही टाइप की है, वो डिफरेंट टाइम नहीं है, इनकी टाइम टेबल डिफरेंट है। समझे ना, पहली है हम यूजुअली 28 डेज पर लगवा रहे हैं, दूसरी जो आती है डोज हमारी, तीसरी फिर हम थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं उसमें। उसमें हमने बाज़ औक़ात जो होता है हमने 6 महीने तक का वक्फा लिया, बाज़ औक़ात हमने उसको जो है वो 1.5 महीने का लिया, बाज़ औक़ात फिर मज़ीद 28 दिन का लिया वक्फा। तो जो बेहतर है इसमें कि टेस्ट होता है, एंटी एलर्जी टेस्ट होता है, आप वो देख लेते हैं तो आपको उसकी जो कैपेसिटी है जो उसकी वो पता चल जाती है कि वो आपको कितनी इम्यूनिटी आप में डेवलप है। तो वो टेस्ट आप करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने फर्स्ट डोज लगाई है या सेकंड डोज नहीं लगाई और वो समझ रहा है कि मैं थर्ड डोज लगाने आ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, वो सेकंड ही मानी जाएगी। और अगर थर्ड डोज लगा रहा है वो और पहले दो लगी हुई है तो थर्ड डोज मानी जाएगी, यानी बूस्टर डोज मानी जाएगी। हाँ, वरना नहीं मानी जाएगी। तो डोज उसको पूरी सेटअप 3 करके, 3 जो बूस्टर तक के, मैं समझता हूँ इसको पूरा सेटअप पूरा कर लिया जाए ताकि बहुत सी चीज़ों से बचें। अभी देखिए अभी और भी रास्ते हैं, अभी ये ओमिक्रॉन आ रहा है, हो सकता है इसके बाद कोई और वेरिएंट आ जाए, तो सेफ्टी यही नहीं चीज़ों की लेगी। लेकिन मेरा अपना एक आइडिया यही है कि ये हार्डली 1 से 2 साल की कहानी है, इसके बाद ये चीज़ें अपनी जो इसकी जो अफादियत है वो खो देगा, ख़त्म हो जाएगी, फिर आम बन जाएगा, ये आम वेरिएंट बन जाएगा, नज़ला ज़ुकाम की तरह आया, नज़ला ज़ुकाम वो चला गया, ख़त्म हो गया। जैसे नमूनिया का है, फ्लू का है, फ्लू नमूनिया स्टप्टो है, उनमें भी डेथ तो होती है ना, लेकिन वो चल रही है। इसी तरह कोविड का आएगा, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल की कहानी है। अल्लाह हमें इन सबसे महफूज जल्दी करे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये है कि कुछ उसमें भी बात कर लेते हैं जिन लोगों ने डोज नहीं लगवाई पर उनके पास आप सर्टिफिकेट देखें तो उन्होंने लगवाई है, तो वो लोग अगर पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ उस पेपर के ऊपर वो ट्रैवल कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ें जदीद आ चुके हैं जो पता चल जाए कि आपने नहीं लगवाई है? देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है ना इसका मेजर करने का होता है। हर जगह अपने यहाँ नादर के और कंप्यूटर लगे हुए होते हैं। जैसे ही आप कोई चीज़ पेपर डालते हैं आपको फौरी तौर पर वेरिफिकेशन आ जाती है। तो ये अगर वो शख्स ये समझ रहा है कि जो जाली उसने जो फेक इसने जो सर्टिफिकेट बनाया है उसको बचा लेगा, तो ये मुमकिन नहीं है, ट्रैवलिंग के टाइम पे भी अगर कोई मुमकिन ऐसा है नहीं तो है, आप यकीन करें वीजा वगैरह सारा कुछ लगा हुआ भी होगा नहीं और आप होगा, रुक जाओगे। आप लोग ऐसा जाओ, भी है ना, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ऐसे ये ही। खतरनाक फेक चीज है चीज़ें कि हमारे इसमें यहाँ फौरन वेरीफाई हो जाती हैं ना और वो इंशाल्लाह फिर उसको इसकी सजा मिलेगी सज़ा और मिलेगी। हमें लगाने हाँ, का फायदा मिलेगा। और इससे बदनामी है, इससे बिल्कुल। बदनामी आपके मुल्क की बदनामी। जब आपको अगर किसी बॉर्डर पर आपको देखते हैं और वहाँ पे वेरीफाई करते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ नहीं हुआ, तो ये कहते हैं कि तो देखिए किसी हद तक पाकिस्तान में थोड़ा बदनाम मुल्क है, बाहर के मुल्कों में ये लोग जाके अपनी जो नेशनलिटी उसको भूल जाते हैं, कौमियत जज्बे को भूल जाते हैं, पता नहीं अपने जैसे काम करते हैं। जबकि दूसरे मुल्कों के लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो बड़ी इज्जत से काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमें पाकिस्तान के लोगों को अपना मेयार बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपना मेयार कम करें, और अपने मुल्क की इज्जत को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। या डॉक्टर साहब, हमारे शो का जो सेगमेंट का टाइम है वो खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ थैंक यू, लेके आए। अच्छा जी थैंक यू। नाजरीन, सेगमेंट का टाइम खत्म हुआ है, शो का टाइम नहीं खत्म हुआ, 11 बजे तक मैं आपके साथ हूँ। अब लूंगी एक छोटी सी ब्रेक, यार मिलती ये हूँ ब्रेक जल्दी के से बाद। एक जल्दी से फोटोग्राफ बना दो।